कि एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को आपने फ्लिम्जी ग्राउंड्स के ऊपर ना सिर्फ निकाला उसको जिंदगी भर के लिए लाइफ पूरी के लिए ना अहल करार दिया। एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर जो वोट के जरिए इलेक्टेड था, जिसको आपने डिस्क्वालीफाई कर दिया फ्लिम्जी ग्राउंड पर। पनामा की बात सी, पनामा में कुछ नहीं मिला क्योंकि उनका नाम ही नहीं था पनामा में, तो अकामा पे उसको निकाल दिया। ये भी तारीख में पहली दफा हुआ कि जिस चीज की प्रे नहीं थी पिटीशन में, उसके ऊपर निकालने की बजाय जिसका जिक्र तक नहीं था उस इशू पर निकाला। ये भी कभी नहीं होता। वही बात है ना, क्योंकि तय पहले हो चुका हुआ था। दूसरी बात जनाब, ये अब इससे भी ज्यादा खौफनाक है, और वो है पीटीआई के इलेक्शन के हवाले से। अच्छा, फयाजुल हसन चौहान पीटीआई के इलेक्शन के हवाले से भी दो अशखास बोले हैं। एक तो फयाजुल हसन चौहान साहब, उन्होंने तो उस पूरे प्रोसेस को करप्शन करार दे दिया। उन्होंने कहा है कि जनाब ओवरसीज पाकिस्तानीज का कितना सरमाया आया और वो हड़प कर गए, और पार्टी लीडरशिप के ऊपर सीधे सीधे इल्जाम आते हैं। उनका ख्याल ये है कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे वो धांधली शुदा थे। अब आ जाए जनाब जरा थोड़ा सा हामिद खान साहब की तरफ। उन्होंने भी पार्टी के इलेक्शन के हवाले से भी बात की है। अगर आपको याद हो तो 2-3 मरतबा इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने की कोशिश की गई। पहली दफा यूसी लेवल के ऊपर कराए गए थे। अच्छा, उसके बाद जनाब आए अपने हामिद खान साहब, उन्होंने कराए। उसके बाद आए जस्टिस वजीरुद्दीन अहमद साहब, उन्होंने कराया। फिर उसके बाद आए तस्नीम नूरानी साहब। तीनों ही इलेक्शन के रिजल्ट जो हैं वो पार्टी के चीफ साहब जो थे उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिए, और तीनों ही हजरात को पार्टी से ऑलमोस्ट छुट्टी हो गई। आपको याद होगा कि हामिद खान साहब बहुत अरसा नाराज रहे हैं पार्टी चीफ से। बहुत आखिरले दिनों में जब जवाल शुरू हो गया था उस वक्त उनको दोबारा मनाया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको सामने अगर आप रखें तो सूरत हाल तो बड़ी खौफनाक है। चाहे वो पीटीआई के पार्टी इलेक्शंस थे, उसमें भी एक्सपोज हुए हैं उनके जो पार्टी चीफ थे, और चाहे वो फैसला करवाया गया था जो नवाज शरीफ के बारे में। इन दोनों ही इश्यूज के ऊपर जो उनकी गुफ्तगू है वो मेरे ख्याल से आई ओपनर है। सही। मुझे नहीं समझ में आती कि अदलिया इसके ऊपर कैसे रिएक्ट करेगी, और जो पार्टी है उनकी पीटीआई, उसकी क़यादत जो है वो कासिम के अब्बा, वो कैसे इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, क्योंकि इट्स एन एक्सपोजर। ठीक है, इससे पता ये चला कि वो दारी के, वो जो ऑनेस्टी के, वो जो ट्रांसपेरेंसी के दावे किए जाते थे वो सारे के सारे फॉल्स थे। सही है। देखिए गुजारिश ये है कि एक तो वो कहते हैं ना कि आप किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं तो फिर खुद आपको भी गड्ढे में गिरना पड़ता है। जिस तरीके से नवाज शरीफ की नाहली हुई थी या कराई गई थी, आपको अब तो सारी चीज़ें सामने आ रही है ना, आपने देख लिया है कि हामिद खान साहब ने क्या कहा है। उसके बाद तो कोई गुंजाइश रहती नहीं है शुबे की। तो फिर आपको भी वो मुकाफात अमल का सामना करना पड़ता है। क्या हुआ, आप गए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, सेंटर से आपकी हुकूमत गई। उसके बाद आज़ाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी नाअहल हुआ, वहाँ की भी हुकूमत गई। अब गिलगित बल्तिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो भी नाअहल हुआ, वहाँ की हुकूमत गई, सॉरी चीफ मिनिस्टर। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ इलेक्शन होने हैं। स्प्लिट वहाँ क्या है वो बड़ी अजीबो-गरीब किस्म की सूरत हाल है। गिलगित बल्तिस्तान के टोटल 33 अरकान हैं उस असम्बली के, जिसमें से वजीर आला के इंतखाब के लिए 17 वोट चाहिए। सही है। तहरीक इंसाफ का दावा यह है कि उनके पास 19 अरकान हैं। 19 अरकान में से 4 का तो अब पता चल गया है कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बुला रहे हैं। गलबर खान साहब हैं शायद गालिबन उनकी क़यादत में। वो कहते हैं मेरे साथ 4 आदमी हैं, 5 हो गए। उसके बाद अब नीचे आ जाए जरा, तो पीपल्स पार्टी के पास 4 हैं। सही। नून लीग के पास 3 है, 4 और 3 7। वादतुल मुस्लिमीन के 3 है, 7 और 3 10। एक आज़ाद आदमी, एक आज़ाद रुकन है 11। तहरीक इस्लामी और JUI का भी एक है, 2 और डालें 13 हो गए। 13 और 5 अगर वो मिला लें फॉरवर्ड ब्लॉक तो फारग होगी कि तो इनके पूरे होते हैं 18 फारग हो जाती है ना। अच्छा, ऐसा होगा कि नहीं होगा ये तो मेरा ख्याल जब इंतखाब होगा तब हम देखेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वो इलेक्शन होना था आज, उसके लिए इजलास भी बुलाया गया था, मगर अचानक फिर वो चीफ कोर्ट है, उनके जो चीफ जस्टिस है उन्होंने स्टे दे दिया है 72 आवर्स का। अच्छा। कि 3 दिन के अंदर। उनका ख्याल ये है कि प्रॉपर वक्त मिलना चाहिए तैयारी करने का, तो उन्होंने कहा कि आसान तरीके से आप ये इंतखाब कराएं। तो अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। तो ये मैंने जैसा कहा कि मुकाफात अमल है, जो आपने दूसरों के लिए किया होता है वो आपको खुद भी भुगतना पड़ता है। सही है। अच्छा, और इसके बाद अब
जो दिलचस्प बात है फिर ये कि पीटीआई की हुकूमत कहीं भी नहीं रहेगी पाकिस्तान में। अच्छा, ये वो साहब हैं जिनकी हुकूमत जो थी केपीके, पंजाब, सेंटर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में थी, 5 जगह। नहीं तो इवेंचुअली तो आप ये कहने की कोशिश करें कि अब सही पाया तकमील को पहुंची है ख्वाहिश चेयरमैन पीटीआई की, क्योंकि वो कहते थे हम सिस्टम से निकल रहे हैं, हम हर जगह से निकल गए, वो निकल सिस्टम रहे, और वो निकल निकले भी खुद उन्हीं शाखों को, उन्हीं टहनियों को काटा है जिसके ऊपर बैठे हुए थे। लिहाजा जब वो अफसोस करते दिखाई देते हैं तो मुझे उनसे कोई हमदर्दी नहीं होती। हाँ, क्योंकि ये तो आपकी ख्वाहिश थी। क्योंकि ये उन्होंने खुद किया है। ठीक है। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि IMF की तमाम शराइत की मुकम्मल पासदारी करेंगे। पिछली हुकूमत ने IMF मुआहदे की धज्जियां उड़ाई, इस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन वो जो एक कंसर्न है वो ये कि अगर वाकई सारी IMF की शराइत के ऊपर जो है वो पाबंदी से अमल किया जाएगा तो फिर अवाम के लिए मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि IMF की शराइत तो बड़ी ये वो क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? ये वो इसलिए कह रहे हैं कि पिछली हुकूमत ने मुजरमाना हरकत की कि 4 साल तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर एक ईंट नहीं रखी गई। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसके हवाले से अगर आपको याद हो, चाइना ने शहबाज शरीफ से कहा था शहबाज स्पीड, यानी जो फुर्तियां थी उसकी तारीफ करते हुए उनको टाइटल दिया था। उसके ऊपर 4 साल अगर काम ना हो तो आप देखें कितना बड़ा जुल्म है। एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसको हम कभी तो कह रहे हैं कि ये हमारे लिए गोल्ड माइन है, कभी हम कहते हैं विसल ब्लोअर है, कभी हम कहते हैं कि पाकिस्तान के सारे दुखड़े दूर हो जाएंगे वंस गवादर इज कमीशन। उस पर 4 साल काम रोक देना किसको खुश कर रहे थे? पीटीआई के चीफ साहब कासिम के अब्बा साहब। कौम के साथ कितना बड़ा ये धोखा है और रियासत को कितना बड़ा नुकसान है ये कि एक ऐसा अजीम प्रोजेक्ट जो है उसके ऊपर बेअमली का मुजाहरा करना जो है मेरे ख्याल से इज ए क्रिमिनल यानी एक्ट।